अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की। हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 9.1, एग्जांपल नंबर 9.2 एंड एग्जांपल नंबर 9.3। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। अगर हम इसे देखते हैं 9.1, the distance between the slits in Young's double slit experiment is 0.25 centimeter. Interference fringes are formed on a screen placed at a distance of 100 centimeter from the slit. The distance of the third dark fringe from the central bright fringe is 0.059 centimeter. Find the wavelength of the incident लाइट। तो स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं अगर उसकी फिगर की बात करें तो हमें पता है कि इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं और फिर इन स्लिट्स से एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास स्क्रीन होती है जहाँ पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्लिट्स वाली स्क्रीन और इंटरफेरेंस पैटर्न देखने वाली इन दोनों स्क्रीन्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ। और दो स्लिट्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है, फासला होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ। तो स्टूडेंट्स इस केस में वो यही हमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.25 सेंटीमीटर, यानी स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो कि स्मॉल डी है वो हमें दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग डाटा लिखते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे गिवन। डाटा की जो चीज़ें हमें गिवन हैं उनको यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्मॉल डी के साथ और इसकी वैल्यू है 0.25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि इसको हमें हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना होता है और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे मीटर्स के अंदर। तो ये चीज़ हमें दे दी गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें बताया गया क्या कि द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। और स्लिट का फासला जो स्क्रीन के साथ है वो भी स्टूडेंट्स हमें बता दिया गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ और ये हमें बता दिया गया है 100 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 मीटर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमें बताया गया है द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। अब दो चीज़ें हमें बता दी गई, एक तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड फ्रिंज बता दिया गया, डिस्टेंस ऑफ थर्ड फ्रिंज,
स्टूडेंट्स हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते होते हैं y के साथ, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 0.059 सेंटीमीटर। और अगर इसे भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, 100 के साथ। तो 0.059 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में, जो कि बन रहा है 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। इसके बाद एक चीज़ और भी हमें गिवन है यहाँ पे, और वो है स्टूडेंट्स कि ये जो फ्रिंज है ये थर्ड फ्रिंज है। तो फॉर थर्ड फ्रिंज अगर हम थर्ड फ्रिंज की बात करें तो m की वैल्यू हमारे पास होती है 2, क्योंकि m स्टार्ट होता है 0 से। फर्स्ट के लिए m की वैल्यू 0 आएगी, सेकंड के लिए m की वैल्यू 1 आएगी, और थर्ड के लिए m की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। तो ये थर्ड हमारे पास डार्क फ्रिंज है। तो स्टूडेंट्स अब जो फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें जो सारी कैलकुलेशंस करनी है वो करनी है फाइंड आउट करने के लिए वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा के साथ, और ये लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसे फिर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपनी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है फॉर्मूला, वी नो दैट फॉर डार्क फ्रिंज वी नो दैट फॉर डार्क फ्रिंजेस, जो हमारे पास फ्रिंज डिस्टेंस होता है जिसे y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है m प्लस 1/2 इंटू लेमडा l डिवाइडेड बाय d। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वेवलेंथ लेमडा, क्योंकि हमें बाकी सारे फैक्टर्स जो इस फॉर्मूले में पूछे गए हैं वो सारे फैक्टर्स हमें पता हैं। तो वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट वैल्यूज़ इन द फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स y हमें गिवन है, हमने उसकी भी गिवन डेटा के अंदर वैल्यू भी लिखी थी जो कि है 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू हम लोगों ने लगा ली। m जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था, क्योंकि थर्ड फ्रिंज है तो थर्ड फ्रिंज के लिए m की वैल्यू थी 2 हमारे पास, प्लस 1/2 ये इसी तरह से लिखा रहेगा। और लेमडा ये तो अननोन है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेमडा को इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। और l है कैपिटल L, हमने देखा था इस कैपिटल L की वैल्यू इन मीटर्स 1 थी, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है हमारे पास स्लिट्स के दरमियान वो था 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस था जो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो हमें पता है लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसको लेमडा की वैल्यू के लिए हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं। राइट साइड पे इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आ जाता है 2,
और ये आ जाएगा 4+1 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा लेमडा इंटू 1 लेमडा ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻³ और फिर अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5/2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब स्टूडेंट्स इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है लेमडा के लिए, तो इसका मतलब है लेमडा को हम एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ये ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3। 2 भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये भी वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके सारे के सारे फैक्टर के साथ डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ लेमडा बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम पूरी टर्म को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी, जो इस केस में हमें लेमडा मिल रहा है 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमें लेमडा की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर हम इसे नैनोमीटर्स में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 590 इंटू 10⁻⁹ मीटर। स्टूडेंट्स हमने जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था इसको 2 डेसिमल प्लेसेस आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसमें -2 ऐड हो गया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 590 नैनोमीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेमडा का, यानी जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड थी वो 590 नैनोमीटर के बराबर थी। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, येलो सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर emitted by a single source passes through 2 narrow slits 1 millimeter apart. The interference pattern is observed on the screen 225 centimeter away. How far apart are two adjacent bright fringes? स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से उसी तरह से हम डेटा यहाँ पे लिखते हैं फिर इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे येलो सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें लाइट की गिवन है। वेवलेंथ को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा के साथ और लेमडा की वैल्यू है यहाँ पे 589 नैनोमीटर और इसे कन्वर्ट किया जा सकता है मीटर्स में। तो हमारे पास आंसर आएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। सेकंड चीज़ जो बताई गई है वो है emitted by a single source passes through a narrow slits 1.00 millimeter apart. Distance between the slits वो भी बता दिया गया है। Distance between the slits यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है 1.00 millimeter. Distance between slits
रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे स्मॉल डी के साथ, और ये इक्वल है 1.00 मिलीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.00 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 225 सेंटीमीटर अवे, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन जिसे हम लोग L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 225 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 225 है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.25 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमें पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे इस तरह से हमारे पास 2 स्लिट्स हैं, और फिर इन दोनों स्लिट से कुछ फासले के ऊपर स्क्रीन है जहाँ पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नज़र आती हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 2 स्लिट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ, और फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है हमारे स्क्रीन का स्लिट के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस ब्लू कलर को समझें कि ये ब्राइट लाइट है, तो फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, इस तरह से ऑल्टरनेट पैटर्न्स हमें बनते हुए नज़र आते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर कोई सी आप ब्राइट फ्रिंजेस ले लें, जैसे यहाँ पे आपको 2 ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, एक ये भी ब्राइट फ्रिंज है और एक ये भी ब्राइट फ्रिंज है। अगर 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना हो तो उस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई के साथ, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो यही है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ ये हो और हमारे पास स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग ये हो और स्क्रीन का डिस्टेंस ये हो, तो हमें ये बताना है कि फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। इस केस में जो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है वो है फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई के साथ, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशंस में सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं फ्रिंज स्पेसिंग का, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है। वी नो दैट फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है जिसे हम डेल्टा वाई का नाम देते हैं, ये इक्वल होता है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को सामने रखें तो हमें सारी वैल्यूज़ तो गिवन है, तो हम वो वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू है जो यहाँ पे लगाते हैं, लैम्डा है 589 इंटू 10⁻⁻⁹, और स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ। लेंथ जो है हमारे पास इस केस में जो डिस्टेंस था स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान वो है 2.25, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और इसे डिवाइड करेंगे डी के साथ, और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स ये भी हमें पता है 1.00 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें जो डेल्टा वाई इस केस में आता है
न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आता है 1.33 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है। और अगर इसे हम मिलीमीटर में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1.33 10⁻³ ये मिली के बराबर होता है, तो मिली और साथ में मीटर पहले से लिखा हुआ है, तो 1.33 मिलीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है किसका, कि फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान वो 1.33 मिलीमीटर के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 9.3 लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 nanometer is incident on a diffraction grating on which 5000 lines per centimeter have been ruled. How many orders of spectra can be obtained on either side of the direct beam? Determine the angle corresponding to each other. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जो लाइट इंसिडेंट है उसकी वेवलेंथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसे हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है 450 नैनोमीटर। और अगर इसे मीटर्स में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 450 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। और उसके बाद हमें बताया कि लाइंस कितनी रूल हुई हैं। लाइंस रूल्ड ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वो हैं स्टूडेंट्स 5000 पर सेंटीमीटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ और इसकी वैल्यू आ जाती है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है ग्रेटिंग एलिमेंट, जिसे हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ही इसी से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। और स्टूडेंट्स ग्रेटिंग एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ। जो स्मॉल डी है ये इक्वल होता है 1/कैपिटल एन, नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड। और स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 5000 सेंटीमीटर। और फिर अगर स्टूडेंट्स इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 5000 और साथ में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इतने मीटर्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू इस केस में आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हम लोगों को करना है टू फाइंड सबसे पहले ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा
जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल थीटा। और ये जो एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है, ये स्टूडेंट्स, ये हमें हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग से फाइंड आउट करना है, जो हम कैलकुलेशंस में जाके देखते हैं। कैलकुलेशंस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो पहली चीज़ है वो सबसे पहले तो हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमें कब मिल सकता है। तो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमें साइन ऑफ एंगल थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, यानी साइन ऑफ एंगल थीटा इस केस में हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए। क्यों 1 के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है, वी नो दैट जो रिलेशन है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए वो कुछ इस तरह से है, डी साइन ऑफ एंगल थीटा, ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है हमारे पास n टाइम्स लैम्डा के। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिलेशन को ही हम लोग देखें और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना हो n, तो n स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनता है, d साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशन में अगर हम लोग ये देखें कि हमारे n का जो रिलेशन साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ नज़र आ रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। तो अगर हम n की मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमें साइन ऑफ एंगल थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो 1 होती है, और ये 1 उस वक्त होगी जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहीं से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो थीटा की वैल्यू आती है साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, यानी हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलने जा रही है n की वो उस वक्त मिलने जा रही है जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री है या साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स बाकी वैल्यूज़ फिर हमें हमारे पास मौजूद हैं, हम उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें n फाइंड आउट करना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। तो हम लोग पुट वैल्यूज़ इन अबव रिलेशन, जो स्टूडेंट्स अभी ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है हमें इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले n है, ये हमें फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है 1 हमने अभी फाइंड आउट की थी। d की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 500,000, ये हमारे पास वैल्यू थी d की। और स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ। और हमने यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा 1 के इक्वल लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसे हम लोगों को डिवाइड करना है लैम्डा के साथ, जिसकी वैल्यू हमें पता है 450 नैनोमीटर, यानी इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास बनती है। और फिर फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा 500,000
मल्टीप्लाइड बाय 450 इंटू 10⁻⁻⁹ और स्टूडेंट्स हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4.4। अब स्टूडेंट्स ये 4.4 वैल्यू जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा की बात हो रही है और हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यहाँ पे आया वो 4.4 है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है क्या 4.4 ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा 4.4 हो? तो स्टूडेंट्स ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमेशा होल नंबर्स हो सकते हैं या 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 बिटवीन होल नंबर्स कोई नंबर नहीं आ सकता। तो फिर इस केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा 4.4 नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर इसे क्या लेंगे, क्योंकि ये 4.4 है तो हम इसकी वैल्यू 4 तक पहुंच चुका है और इससे आगे नहीं गया। इसका मतलब है हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है उसकी वैल्यू हम लोग 4 कंसीडर करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इस केस में जब मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा maximum order of spectra is 4। हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होगी 4। ये आपने याद रखना है कि वैल्यू कभी भी होल नंबर्स में नहीं लेनी। अगर आपके पास होल नंबर आएगा तो जितने कंप्लीट नंबर्स आ चुके हैं, जैसे इस केस में 4.4 था तो 4 कंप्लीट था, हमने वो 4 ले लेना है और बाकी सारे जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे नेग्लेक्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट था जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है सबके लिए। अब स्टूडेंट्स क्योंकि 4 ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मैक्सिमम आए हैं तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सब के लिए ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए हमें एंगल अलग अलग से फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि हर एक ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा किस एंगल पे डायफ्रैक्ट हो रहा है, तो वो एंगल्स अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगल फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स अगर हम इससे देखें तो हमारे पास जो n की वैल्यू होने वाली है वो n की वैल्यू है 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है। अब स्टूडेंट्स फार्मूला तो हम लोग यहाँ पे वही यूज़ करेंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं। हमें पता है कि d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा, इसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले जो d है हमें पता है इसकी वैल्यू है 1/500,000। d की जगह स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। साइन ऑफ एंगल थीटा इसी तरह से लिखा रहेगा और जो n है इसकी वैल्यू क्योंकि फर्स्ट है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और जो लेमडा है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू हमें पता है 450 इंटू 10⁻⁻⁹ ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर अगर साइन ऑफ एंगल थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट साइन ऑफ एंगल थीटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 500,000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 450 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 500,000, ये इस तरह से आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर मिलने जा रहा है वो साइन ऑफ एंगल थीटा स्टूडेंट्स ये बराबर आ जाएगा 0.225। और फिर अगर
हमें थीटा फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स 0.225 ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.225 हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर आता है 13 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए जो एंगल है वो हम लोगों को मिल गया, जो कि यहाँ पे 13 डिग्रीज के बराबर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यही काम, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है वो तो है 4, तो इसका मतलब है हमें फिर बाकियों के लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, फॉर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। फॉर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2, और बाकी बिल्कुल उसी तरह से हमें पता है जो फॉर्मूला है वो है d साइन ऑफ एंगल थीटा, और स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाएगा n टाइम्स लेमडा के। और फिर यहाँ से हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। d की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 500,000। d की जगह हम लोग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। साथ में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा, और फिर स्टूडेंट साथ में n है, n की वैल्यू इस केस में 2 है, और जो लेमडा है उस लेमडा की वैल्यू हमें पता है 450 इंटू 10⁻⁻⁹ ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ से साइन ऑफ एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है तो ये 500,000 ये इस जगह पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा 2 पहले से लिखा हुआ है 450 इंटू 10⁻⁻⁹ ये भी पहले से लिखा हुआ है, और 500,000 हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगर इन सब को स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आता है वो है 0.45, और फिर यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगी साइन इनवर्स 0.45, कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगा। और कैलकुलेटर से अगर हम इस आंसर को फाइंड आउट करते हैं कि साइन इनवर्स 0.45 किसके बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 26.7 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए एंगल थीटा ये निकल आता है। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है उसके लिए हमारे पास एंगल क्या है। फॉर थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 3 हो जाएगी। बाकी हम उसी तरह से करेंगे। d साइन ऑफ एंगल थीटा ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगा n टाइम्स लेमडा के, और फिर यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है थीटा की तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगी 500,000, और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा, और n इस केस में हमारे पास आएगा 3, और लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है 450 इंटू 10⁻⁹ ये इसके बराबर है। और फिर स्टूडेंट्स अगर साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है
तो 500,000 ये डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 540 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 500,000, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो साइन थीटा की हमें जो वैल्यू मिलेगी इस केस में वो स्टूडेंट्स आती है 0.675, ये वैल्यू आ जाती है। और फिर थीटा अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन इनवर्स 0.675। और स्टूडेंट्स जो आंसर हमारे पास थीटा का यहाँ पे मिलेगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 42.5 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 42.5 डिग्रीज है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से हम फोर्थ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं जल्दी से। फॉर फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रम, तो फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। और फॉर्मूले में हम इसी तरह से इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे 500,000 और स्टूडेंट साइन ऑफ एंगल थीटा इसी तरह से लिखा रहने देंगे। n की जगह अब क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की बात हो रही है तो n की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा और जो लेमडा है उसकी वैल्यू वही 450 इंटू 10⁻⁻⁹। और फिर स्टूडेंट्स अगर साइन थीटा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 450 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 500,000 के साथ। और स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसका आंसर हमारे पास इस केस में आता है 0.9। और फिर अगर थीटा फाइंड आउट करना हो तो थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.9। और स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 62.2 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे हमें मिलेगा फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए एंगल थीटा जिसकी वैल्यू है 62.2 डिग्रीज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 की एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।